में लाइसेंस राज का दौर। ऐसा समय जब कारोबार सिर्फ बाजार की मांग से नहीं बल्कि दिल्ली में लिए गए सरकारी फैसलों से भी प्रभावित होता था। इसी दौर में दो ऐसी कारोबारी लड़ाइयां हुईं जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार, कॉरपोरेट जगत और सत्ता के गलियारों तक को हिला दिया। पहली कहानी है 1982 के उस शेयर बाजार संघर्ष की जिसमें रिलायंस के धीरूभाई अंबानी का सामना बाजार के चर्चित बियर ऑपरेटर मनु मनेक से हुआ। मनु मनेक को बाजार में ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता था। 18 मार्च 1982 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस के शेयरों पर भारी शॉर्ट सेलिंग शुरू हुई। मकसद था शेयर का भाव गिराना और रिलायंस के प्रस्तावित राइट्स इश्यू पर दबाव बनाना। रिलायंस का शेयर करीब 131 रुपए से गिरकर 121 रुपए तक पहुंच गया। बाजार में लगा कि रिलायंस मुश्किल में फंस सकती है, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने पलटवार की तैयारी कर रखी थी। रिलायंस समर्थक ब्रोकरों और निवेशकों का एक नेटवर्क सक्रिय हुआ, जिसे बाद में फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस के नाम से जाना गया। जब बाजार में रिलायंस के शेयर बेचे जा रहे थे, तब दूसरी तरफ लगातार खरीदारी की जा रही थी। कई दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा। बियर ऑपरेटर अपनी शॉर्ट पोजीशन को आगे बढ़ाते रहे, जबकि रिलायंस समर्थक शेयर खरीदते रहे। 30 अप्रैल 1982 को सेटलमेंट के समय संकट और गहरा गया। शॉर्ट सेल करने वाले कारोबारियों के सामने शेयरों की डिलीवरी का दबाव था, जबकि बाजार में उपलब्ध शेयर सीमित थे। तनाव इतना बढ़ा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ दिनों के लिए कारोबार रोकना पड़ा। जब बाजार दोबारा खुला तो शॉर्ट पोजीशन रखने वालों को अपनी स्थिति खत्म करने के लिए शेयर खरीदने पड़े। रिलायंस के शेयर में तेज उछाल आया। 1982 की यह घटना भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे चर्चित शॉर्ट स्क्वीज में गिनी जाती है और धीरूभाई अंबानी के कारोबारी सफर में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। लेकिन इसके बाद धीरूभाई की अगली बड़ी लड़ाई शुरू हुई, बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के साथ। यह मुकाबला था भारत के तेजी से बढ़ते पॉलिएस्टर उद्योग पर कब्जे का। रिलायंस ने पीटीए तकनीक को अपनाया, जबकि बॉम्बे डाइंग ने डीएमटी आधारित उत्पादन का रास्ता चुना। उस समय लाइसेंस राज के कारण सरकारी लाइसेंस, आयात शुल्क और नीतिगत फैसले कारोबार की दिशा बदल सकते थे। यहीं से कारोबारी मुकाबला धीरे धीरे दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंच गया। रिलायंस की नीतियों और कारोबारी तरीकों को लेकर सवाल उठने लगे। इंडियन एक्सप्रेस में रिलायंस से जुड़ी कई खोजी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस संघर्ष में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका और पत्रकार तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति की भूमिका चर्चा में रही। इसी दौर में राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने विदेशी धन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर सख्त रुख अपनाया। फेयरफैक्स नाम की अमेरिकी जांच एजेंसी को लेकर विवाद भी सामने आया। इस मामले ने सरकार के भीतर राजनीतिक तनाव बढ़ाया और वीपी सिंह को वित्त मंत्रालय से हटाए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रिलायंस और उसके विरोधियों की यह जंग सिर्फ कंपनियों के बीच नहीं रही। मीडिया, राजनीति और सरकारी नीतियां भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गई। 1980 के दशक के आखिर में नुस्ली वाडिया को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने और उनकी हत्या की साजिश से जुड़े आरोप भी सामने आए। हालांकि इन घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे और विवाद रहे। फिर आया 1991 का आर्थिक उदारीकरण। भारत में लाइसेंस राज की पुरानी व्यवस्था बदलने लगी। कारोबार, आयात और निवेश के नियमों में बड़े बदलाव हुए और भारतीय उद्योग एक नए दौर में प्रवेश करने लगा। 1982 का शेयर बाजार संघर्ष और रिलायंस बॉम्बे डाइंग की कॉरपोरेट जंग हमें उस दौर की पूरी तस्वीर दिखाती है, जब शेयर बाजार, कारोबार, सरकारी नीतियां, मीडिया और राजनीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। धीरूभाई अंबानी की रणनीति की खास बात यह थी कि उन्होंने आम भारतीय निवेशकों को अपनी कंपनी से जोड़ा। लाखों छोटे निवेशक रिलायंस के शेयर धारक बने और कंपनी के साथ उनका भरोसा जुड़ता गया। ब्रांडवाणी विश्लेषण के मुताबिक इन घटनाओं से एक बड़ा सबक मिलता है। कारोबार में सिर्फ पैसा ही ताकत नहीं होता। बाजार की समझ, निवेशकों का भरोसा, नीतियों की जानकारी और बदलते समय के साथ रणनीति बदलने की क्षमता भी किसी साम्राज्य को खड़ा करती है। ब्लैक कोबरा से दलाल स्ट्रीट की टक्कर हो या नुस्ली वाडिया से कॉरपोरेट जंग, धीरूभाई अंबानी के ये संघर्ष भारतीय कारोबारी इतिहास के सबसे चर्चित अध्यायों में
आज भी शामिल है। यह थी ब्रांडवाणी समाचार की विशेष ऐतिहासिक प्रस्तुति। ऐसी ही अनसुनी और ऐतिहासिक कारोबारी कहानियों के लिए जुड़े रहिए ब्रांडवाणी समाचार के साथ।